Good morning, students. As you know, in last class we have started chapter number 9, which name is Business Law and Contract Act. And in last class we have discussed about its introduction, definition of law, definition of business law, and scope of business law. So basically, government makes rules, policies, procedures to maintain discipline. That's why we need law. And we have discussed the scope of business law. That means to run the business in discipline, we have to follow these laws. Now, the today's topic of business law is sources of Indian business law. Sources of Indian business law. It simply means कि इंडियन बिजनेस जो लॉ है वो फॉर्म कैसे हुआ, क्या प्रोसीजर था या किन किन सोर्सेज के थ्रू हमारा इंडियन लॉ तैयार हुआ है जिससे हम बिजनेस को गवर्न करेंगे। ठीक है, इंडियन बिजनेस लॉ के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, उन्हें हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। देयर वॉज अ ब्रिटिश रूल फॉर 100 of years इन इंडिया। अगर हम थोड़ा सा हमारे हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता है कि करीब 100 सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया। ड्यू टू दिस द मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कमर्शियल लॉ इज बेस्ड ऑन द कमर्शियल एक्ट ऑफ इंग्लैंड, बट इट्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन केप्ट इन माइंड द अवेलेबल एनवायरनमेंट, कस्टम्स, बिजनेस डीलिंग्स एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेज इन इंडिया। और जैसा कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने जब मोस्टली 100 years तक हमारे यहाँ रूल किया तो उन्होंने इंडिया के जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं या हमारे यहाँ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है तो उस पर अपना ही लॉ अप्लाई किया, ठीक है, कमर्शियल एक्ट ऑफ इंग्लैंड। अब बात ये है कि इन्होंने उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए क्योंकि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट्स अलग हैं, कंडीशंस अलग हैं, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैं, तो इसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा उसमें चेंजेस किए। द मेन सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉज आर एज। और अगर हम अब डिटेल में पढ़ें तो इंडियन बिजनेस लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं। द फर्स्ट इज इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ। और इंग्लिश कॉमन लॉ का मतलब क्या है? दिस इज इंग्लैंड्स ओल्डेस्ट रूल ऑफ लॉ। ये इंग्लैंड का सबसे पुराना लॉ है। इट इज कंपोज्ड बाय द क्वालिफाइड जजेस ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट गिवन इन द इम्पोर्टेंट मैटर। एज वी नो कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, तो वहाँ का जो रूल बने हुए हैं वो बने हुए हैं वहाँ के डिसीजंस के बेसिस पर। वहाँ के जो पैनल ऑफ जजेस ने जो डिसीजंस दिए उसके बेस पर ही इन्होंने रूल तैयार किए, ठीक है। और उसी के बेस पर इंडिया में एक्ट पास किए गए। तो जो हमारे इंडिया के कुछ एक्ट्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स के लॉ पर बेस्ड है, इसलिए पहला जो सोर्स है वो हमारा हुआ इंग्लिश कॉमन लॉ। इट सिंपली मीन्स कि ये सोर्सेज का मतलब सिर्फ इतना सा हम बताना चाह रहे हैं कि आज जो हमारा कंबाइंड स्ट्रक्चर है बिजनेस लॉ का, उसके फॉर्मेशन में कौन कौन से उसके सोर्सेज कहाँ से वो लिए गए। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट्स मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 में पास किया गया था। और सिंपल सी बात है, तब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी। सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये कुछ एक्ट ऐसे दे रखे हैं जो हमें देखते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस पास कर दिए गए थे और आज भी चल रहे हैं। इसका मतलब पहला जो सोर्स है हमारे पास वो है इंग्लिश कॉमन लॉ। इज इट क्लियर? द सेकेंड इज स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स का मतलब है द स्टैट्यूट्स इम्प्लाइज फ्रॉम एक्ट विच आर मेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर under the parliament of any country in which special circumstances of the country are kept in mind।
कि सीधी सी एक बात कही गई कि ब्रिटिशर्स जब चले गए उसके बाद हमने एक्ट बनाने की जो लाइक हमारे पास 3 बॉडी होती है, ठीक है। पहली होती है हमारे पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, 3 ऑथोरिटी होती है। तो हमने ये काम लेजिस्लेटिव को दे दिया कि आप अपने हिसाब से कंट्री को चलाने के लिए कंट्री के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए रूल बनाइए। तो इन्होंने जो एक्ट पास किए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने मिलकर मेजॉरिटी से, वो हमारा सेकंड सोर्स कहलाया, जिसे हमने नाम दिया स्टेट यूज। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज इंडियन कस्टम्स। अगर हम बात करें तो इंडियन कस्टम्स की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और इंडियन कस्टम्स में है हमारे पास द कस्टम्स एंड यूजेज ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेड are an important source of Indian mercantile law. They play an important role in regulating the business dealings. अब एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स रिलेटिव होना, किससे? एनवायरनमेंट से या जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ से। इट सिंपली मीन्स कि जैसे जहाँ हमें काम करना है हमें वहीं के एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करना होगा अगर हमें सरवाइव करना है तो। सेम चीज़ ये कह रहे हैं कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं, फिलहाल इंडिया में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के कस्टम्स, ट्रेडिंग के जो नॉर्म्स बने हुए हैं, लोगों ने जिन चीज़ों को बैन किया हुआ है या लोगों को जो सही लगता है हमें उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करनी होती है। तो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए। फॉर एग्जांपल कि पब्लिक प्लेस पर हमारे इंडिया में लिक्कर कंजप्शन नहीं हो सकता, ये इंडियन कस्टम्स के अगेंस्ट में, तो हमें इन चीज़ों की यहाँ पर डीलिंग भी ओपन में नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डिसीजंस गिवन बाय कोर्ट। एज वी नो द एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशियरी इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट, और एपेक्स बॉडी इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, एंड वी नो इट इज द हाईएस्ट जुडिशियरी बॉडी इन आवर कंट्री. So the decisions given by Supreme Court are also referred as the rule or act or bound on everyone. It simply means keeping in the view the current circumstances, the decision made by other courts and the Supreme Court on disputes arising on new subject have been used as illustration while deciding by the subordinate court. कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर पर कोई डिसीजन दिया, ठीक है, किसी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, और अगर सेम वैसा ही कोई केस सबऑर्डिनेट कोर्ट या जूनियर कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल देते हुए सबऑर्डिनेट उसे यूज़ कर ले. इज इट क्लियर? दैट मीन्स कि द पास्ट जुडिशियल डिसीजंस ऑफ कोर्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ. कि जो कानून है उसमें पुराने जो डिसीजंस दिए गए हैं उनको भी सोर्सेज माना गया है. क्यों? क्योंकि उनके बेस पर डिसीजन दिया जाता है. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज जस्टिस. व्हेन जनरल रूल्स कैन नॉट सॉल्व सिंपल रूल्स फॉर देन एग्जीक्यूशन डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट बिजनेस मैटर, देन द कोर्ट हैज़ द राइट टू सेटल डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस. अब अगर आपने थोड़ी बहुत मूवीज़ वगैरह भी देखी हो, ठीक है, तो वहाँ हमें पता है कि कभी कभी कोर्ट जो है या जज जो है वो बियॉन्ड द रूल्स भी चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल कि जब हमें विटनेस सबमिट करने होते हैं या हम जो पेश करना चाहते हैं कोर्ट में उसकी एक इन्फॉर्मेशन हमें जो हमारी अपोजिट पार्टी है उसके साथ शेयर करनी पड़ती है कि नेक्स्ट हियरिंग, अगली सुनवाई में हम ये शेयर करने वाले हैं ताकि अगली पार्टी भी प्रिपेयर होकर आए. बट एज वी कैन सी समटाइम्स और इन एक्सेप्शनल केसेस जज और कोर्ट अलाउ द एविडेंसेस इन द कोर्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी. दैट मीन्स कि अगर कोई मैटर ऐसा है जो रूल से सेटल नहीं किया जा सकता है
तो ऐसे केस में कोर्ट के पास राइट है कि वो जस्टिस मेंटेन करने के लिए अपने तरीकों को यूज़ में ले सकता है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही बियॉन्ड जा सकता है, नो। उनके पास कुछ पावर्स दी गई है, उन पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉज आर इन 5 कैटेगरीज। फर्स्ट, इंग्लिश कॉमन लॉ। सेकेंड, स्टेट्यूट। थर्ड, इंडियन कस्टम्स। फोर्थ, important decisions given by court, and the last is justice. Is it clear? Now the basic act which conduct our daily routine life, एक ऐसा एक्ट जो हमारी रूटीन लाइफ को चलाने में हेल्प करता है, हमारी हर एक्टिविटी में शामिल है, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर 9 का रिमेनिंग पोर्शन है ये, और चैप्टर 10 का कंप्लीट पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर बेस्ड है। इज इट क्लियर? सो थोड़ा सा हमें ध्यान भी देना होगा, क्यों? क्योंकि अब लीगल लैंग्वेज यूज़ में ली जाएगी, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि अब आपको अपना जो माइंड है वो थोड़ा सा और भी कॉन्सेंट्रेट करना होगा वर्ड्स के ऊपर, पर्टिकुलर डेफिनेशंस के ऊपर, क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज में डेफिनेशंस लिखी जाती है उनका इंटरप्रिटेशन मैं करूँगा, लेकिन आप उसकी लैंग्वेज जो होगी आंसर्स की वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेफिनेशन किसी लीगल एक्ट के सेक्शन में मेंशन की गई है उसे ना तो आप चेंज कर सकते हैं, ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना कोई और चेंज कर सकता है। दैट्स वाई मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना माइंड क्लियर रखें, आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें। So, an introduction to the Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872. 1872 मीन्स कि 1872 में पास कर दिया गया था। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। एवरी पर्सन इन जनरल लाइफ कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद समवन, कि कोई भी पर्सन अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में किसी ना किसी के कॉन्टैक्ट में आता है एट एवरी मोमेंट, एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और हर मोमेंट पे किसी ना किसी से मिलता है, तो इसी का बेस है कॉन्ट्रैक्ट। वी फुलफिल द वेरियस नीड्स ऑफ आवर लाइफ। वैसे तो 11th क्लास में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया था, बट अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। वी फुलफिल द वेरियस नीड्स ऑफ आवर लाइफ। हम हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। टू मूव अराउंड, यहाँ से वहाँ जाना। टू अरेंज फॉर टैक्सीज हायर करना, बुक्स पढ़ना, नेसेसिटीज़ खरीदना, टेलर से कपड़े बनवाना, टिकट्स खरीदना ट्रैवलिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारी एक्टिविटीज़ ही कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। इन अ वे वी ऑल हैव लिव्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और हमारी जो ज़िंदगी है वो कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। इन बिजनेस वर्ल्ड, द पार्टी हु आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गेट्स प्रोटेक्शन ऑफ देयर बिजनेस। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? कि हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो क्या बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। प्लस बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके बिजनेस राइट्स को बनाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है। विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द बिल्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस वर्ल्ड विल बी लेफ्ट, एंड विदाउट अ फुल कमर्शियल ट्रांजेक्शन एंड एटमॉस्फेयर ऑफ फियर विल अराइज। कि सपोज कोई एक्ट नहीं है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए बना हुआ, आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पर अवेलेबल करवा दिए, नाउ ही इज़ डिनाइंग टू पे, तो आप कहते हैं कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा, बट जब कोई एक्ट ही नहीं है बिजनेस डीलिंग्स के लिए तो आप कोर्ट कैसे जाएंगे? तो आप में हमेशा एक डर बना रहेगा। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम सिंपल सा समझना चाह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, तो हम इसे कहते हैं एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? हम इसे क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे। और एक ऐसा एग्रीमेंट
हम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि देखो एक पार्टी ने टिकट ऑफर की, आपने एक्सेप्ट की, एग्रीमेंट है, क्योंकि ये लीगल है, रिटर्न में है, तो क्या कोर्ट जा सकते हैं? यस, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारी रूटीन की हर वो एक्टिविटी जो कि लीगल है, जहाँ एक पार्टी ने ऑफर दी है, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, इट इज़ कॉल्ड एन एग्रीमेंट। और अगर हम इसे कोर्ट से एनफोर्स करवा सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सो the remaining part will be discussed in the next class. Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.